हमारे यहाँ महाराष्ट्र में फिलहाल ओबीसी वर्सेस मराठा बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। तब मैं इस बार मेरे भी चुनाव में आया था तो मैंने कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको कस के पड़ेगी लात। और मैंने कहा कि मैं जातीयवाद करूंगा नहीं और करने वालों को बख्शूंगा नहीं। पूरी जनता मेरी है, मैं जनता का हूं और जनता मेरी है। मैं सबके प्रति ईमानदारी से काम करूंगा और चुनाव में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। सब जाति के लोगों ने मुझे साथ दिया, पर हमारे में भी लोग हैं कि बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। सो एवरीवन वांट टू प्रूव दैट आई एम बैकवर्ड। कोई फॉरवर्ड कहने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड होने में जो फायदे मिल रहे हैं इसलिए बोलते हैं हम बैकवर्ड हैं। कुछ है भी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से, पर हम जो समाज की कल्पना करते हैं वो सामाजिक समता और आर्थिक समता के आधार पर समाज के विकास के मॉडल की हम कल्पना करते हैं। परम पूज्य ने बाला साहेब देवरस जी ने ऊना में वसंत व्याख्यानमाला में कहा था कि अगर अस्पृश्यता अगर खराब नहीं है तो कोई चीज ही खराब नहीं हो सकती। इस समाज की जो भी जातीयवाद, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, ऊंच नीचता का भाव है, ये जिस दिन समाप्त होगा उस दिन इस समाज के लिए एक आदर्श व्यवस्था में जाने का जो हमारा प्रयास है उसका पहला प्रयास हमारा पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। और इसलिए हमारे राष्ट्र का जो प्रगति और विकास का जो एक प्रकार से पैरामीटर्स है उसमें 3 क्षेत्र का विशेष रूप से संबंध है। एक है इथिक्स, दूसरा इकोनॉमी और तीसरा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और इथिक्स का संबंध हमारे संस्कारों से है। हमारे देश की ये बहुत बड़ी ताकत रही है कि इतिहास, संस्कृति और विरासत और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति, संस्कार पद्धति, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। हम गरीब जरूर हैं पर हमारे संस्कार बहुत धनवान हैं। इसका अनुभव हिंदुस्तान में नहीं होता पर बाहर जाने के बाद पता चलता है। मैं जब इंग्लैंड में गया था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे भाषण करने का मौका मिला, और जब वहां से मैं प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में गया चाय पीने के लिए तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। फिर मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ, आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हम जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे बेटे और बेटियां बड़ा होने के बाद, पढ़ने के बाद शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। और धीरे धीरे हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो फैब्रिक है वो बिगड़ते जा रहा है, और ऐसा ही होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश में हमारी सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हम एक तरफ हमारी सामाजिक पद्धति व्यवस्थाओं को उद्ध्वस्त करने की दिशा में जा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपका देश गरीब है तो क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है। तब मैंने उनको जवाब दिया कि ये नहीं के बराबर है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैंने उनको ये बताया कि हमारा देश गरीब है पर इतिहास, संस्कृति और विरासत में जो मूल्याधिष्ठित संस्कार हमारे शिक्षा पद्धति से, परिवार पद्धति से, माता पिताओं से, गुरुवर्यों से जो मिलते हैं उसके कारण हमारा समाज गरीब जरूर है पर संस्कारों से दुनिया की तुलना में वो बहुत धनवान है। यही हमारे समाज का और समाज में जीवन मूल्य बढ़े, इथिक्स, शिक्षा के द्वारा, परिवार पद्धति के द्वारा, संस्कार पद्धति के द्वारा, हमारा जो कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस है उसके द्वारा, अलग अलग प्रकार की अनेक विरासतें, अनेक इतिहास में अनेक उदाहरण है कि हमारे साधु और संत जो काम करते हैं उसको दुनिया में रिस्पॉन्स मिलता है। जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी गए थे तो उनके भाषण को पूरे विश्व में उसको रिकॉग्निशन मिला। विवेकानंद जी ने कोई बात कही थी तो सिंपल थी
उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि जिस भगवान पर आप विश्वास रखते हैं, जिस धर्म पर विश्वास रखते हैं, वो श्रेष्ठ है। और अंततोगत्वा आप आपके अनुसार भक्ति करने से एक ही जगह पहुंचते हैं। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसमें हमारे यहाँ मराठी में कवि ने उसका ट्रांसलेशन किया था कि पडे खाल तिजे नभातू न पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवा सकेला परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। उसका अर्थ यह है कि आसमान से बरसात आती है, पानी गिरता है और नदी नालियों तक जाता है और घूमते घूमते आखिर में वो समुद्र को मिल जाता है। वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से वो आखिर जो सबका भगवान है उसी के पास पहुंचता है। वो केशव के रूप में उनका नाम लिया। तो हम ये नहीं कहते, हमारी संस्कृति में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सर्वे भी सुखिनः सन्तु। अभी तक ये नहीं कहते पहला मेरा कल्याण करो, बाकी बाद में बाकी लोगों का। तो ये हमारी संस्कृति है। तो इथिक्स ये हमारे लिए जो है वो रामायण महाभारत से लेकर भगवत गीता से लेकर भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, और आज आपको अगर आप देखेंगे तो कुरान से लेकर बाइबल तक सब भगवानों ने जो जो बातें कही है उसका आखिरी में जो संदेश है वो एक ही है। और इसलिए जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, सर्वधर्म समभाव के आधार पर हमारी देश की रचना हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं। जो सेकुलर शब्द है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारे देश में जो डिबेट होते हैं, तो सेकुलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, धर्म निरपेक्षता नहीं है। अब अंग्रेजी डिक्शनरी जाके करने की है। तो सर्वधर्म समभाव मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, और इसलिए सब धर्मों का सम्मान करना, ये धर्म निरपेक्षता है, ये सर्वधर्म समभाव, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको अभिप्रेत है। माइनॉरिटी का अपीजमेंट करना ये कहीं लिखा नहीं है, ना बहुसंख्याक है ना अल्पसंख्याक है। हम सब एक है, हमारे इतिहास संस्कृति विरासत एक है। और हम वो गीत भी गाते हैं कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज फला, हम सब इसके बिंदु है। तो यही बात हम कहते हैं। तो हमारे बीच में जो सांस्कृतिक समता है, समानता है, उसके आधार पर राष्ट्र के विकास के मॉडल का हम सब जगह विचार करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि इथिक्स के बाद इकोनॉमी आती है, और इकोनॉमी में हमें आज दुनिया बदल रही है। मैं सुरेश जी को कह रहा था कि नॉलेज ये पावर बनी है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो हमें इतिहास, संस्कृति और विरासत की रक्षा करनी है। स्वदेशी स्वावलंबन का जो विचार है उसको सम्मान देना है, और साथ में तंत्र विज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, नॉलेज, इसका उपयोग करना है विकसनशील भारत के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए। और इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वो बदल गई है। मैंने उनको कहा था कि आजकल बड़े प्रमाण पर लोग ये हमारे गो रक्षा के लिए अनेक जगह पर बड़े बड़े संस्थाएं बनी हुई है, और अनेक गाय है उनकी सेवा करते हैं। बहुत लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बहुत भक्ति भाव से करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, सेवा तो करनी है, पर जो हम 100 साल से कर रहे हैं वो आज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान, तंत्र विज्ञान बहुत आगे निकल गया है। हमारे यहाँ आपको पता होगा कि 1952 में एक गिर जाति की गाय ब्राजील में गई,
और वो गाय जो है वो अभी 60 लीटर दूध देती है, उनके यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो उस गाय से जो बुल तैयार हुआ उसका नाम है टोरेंटो, पहले तो हुआ। और हमने हमारे देश में उसका सीमेंस लाकर हमारे 2 लीटर के गाय को जब इंजेक्ट किया तो हमारे यहाँ 15 लीटर 20 लीटर की कुछ गोरियां हुई। फिर टेक्नोलॉजी बदल गई, एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी को गाय के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर, और उसमें जो गाय अच्छा दूध नहीं देती, 2 लीटर देती है, 1.5 लीटर देती है, उसके 3 सेंटर देश में खुले हैं। एक सांगली जिले में चितड़े डेयरी करके है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, उनका सेंटर खुला, मैंने उसका उद्घाटन किया, शरद पवार साहब और मैंने, महाराष्ट्र में। एक सेंटर बारामती में पवार साहब ने उनके यहाँ खोला, उसका भी उद्घाटन मैंने किया। और तीसरा हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी में वेटरनरी यूनिवर्सिटी ने किया, उसका भी उद्घाटन किया। तो टेक्नोलॉजी क्या आई है, अब गाय में बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो 100% गोरी होगी। और अगर ये गाय को अगर हमने ये गिर जाति का जो सीमेंस है वो दिया तो 100% देशी गोरी होगी। और देशी गोरी का, गाय का दूध और गोबर, इसका आपको महत्व मालूम है। और ये एक धर्म वापसी आंदोलन भी है कि जितनी हुस्टन और जर्सी बनी हुई है उसको अगर हमने गिर, साहिवाल, राठी, अपने इंडियन गाय का, बुल का अगर सीमेंस दिया और उनकी अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर करके अगर गोरी बनेगी तो 3 वेद में हमारी पूरी विदेशी गाय कन्वर्ट होकर फिर से एक बार धर्म वापसी आंदोलन हो जाएगा, वो भारतीय नस्ल की बनेगी। फिर हमने, मैं जब एमएससीबी का मंत्री था, कुमारप्पा इंस्टीट्यूट जयपुर में रिसर्च करके गोबर से पेंट बनाया, डिस्टेम्पर बनाया, एनिमल पेंट बने, बहुत अच्छे बने। और गोमूत्र से दवाइयां बनी है। अब मुझे बताइए कि गाय के गोमूत्र से, दूध से और ये सब होगा तो कौन गाय क्यों बेचेगा? एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार जी सकता है तो हमारी इकोनॉमी बदल सकती है। और इसलिए हमें हमारे जो भाव है, हमारे जो विचार है, उसको देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। वी आर ऑल इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वी डोंट वांट टू सपोर्ट वेस्टर्नाइजेशन। तो आधुनिकीकरण करते हुए अगर हम इन बातों को करेंगे तो हमारे समाज में गोरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। उल्टा लोग दौड़ेंगे, नहीं मेरी गाय में रखूंगा, बेचूंगा नहीं, खाटी को तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बदल गई। यही भाव है कि हमारा जो भाव था वो पहले भी सही था, आज भी सही है और कल के लिए भी सही है। पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका उपयोग करेंगे तो उसमें हमको इकोनॉमिक वायबिलिटी आती है, तो हमारे लिए हम सक्सेस हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम अनेक क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं कल ही हमने एक नया प्रयोग किया, अभी इसका एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये अभी हमारे यहाँ डीजल की बसेस चलती थी, तो मैं जेकोस्लाविया गया था और वहां स्कोडा फैक्ट्री में गया। और आप देखो यूरोप में ऐसे 18 मीटर और 24 मीटर की बसेस में 3-3 बसेस रहती है, मेट्रो जैसी। और वो बसेस जो होती है वो इलेक्ट्रिक पर चलती है, तार पर। तो मैं ढूंढते ढूंढते मैंने टाटा को बोला कि आप जेकोस्लाविया में जो स्कोडा कंपनी है उसमें टेक्निकल जॉइंट वेंचर साइन करो। ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं, तो उनको बोला ये करो, तो उन्होंने साइन किया। और एक हिटैची करके कंपनी है, तो उन्होंने क्या है कि ये 132 सीटर की बस जब आएगी तो ऊपर से नीचे मशीन आएगी, उसको लगेगी और वो चार्ज होगी तो 40 किलोमीटर जाएगी। अब डीजल की बस जब चलती है तो 115 रुपए पर किलोमीटर खर्चा आता है और इलेक्ट्रिक बस का 60 रुपए पर किलोमीटर है। और मैं कह रहा हूं इस बस का खर्चा केवल 30 से 35 रुपए पर किलोमीटर है। तो अभी टाटा को मैंने कहा कि बस ऐसी बनाओ कि सब एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय कॉफी नाश्ता सबको मिलेगा। फिर मैंने कहा सीट के सामने लैपटॉप लगेगा
और टिकट के बजाय कार्ड होगा, लोग ड्राइवर के सामने से चढ़ेंगे और उतरेंगे, नहीं तो हमारे कंडक्टर पैसे जेब में ही रखेंगे। और ये कहा कि टिकट रेट डीजल बस की तुलना में मिनिमम 30% कम होगा। अब मुझे बताइए, ऐसी एग्जीक्यूटिव बस, अभी हम रोड बना रहे हैं दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और हम अगर दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, और ये बस अगर चलाएंगे और टिकट रेट अगर डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, तो अपनी गाड़ी लेके लोग क्यों जाएंगे? और हवाई जहाज तो बंद ही हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगले जनवरी में दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई जहाज बंद हो जाएंगे। मैंने जब मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे बनाया तो जेट एयरवेज की 9 फ्लाइट्स रोज मुंबई से पुणे जाती थी। जब से मैंने हाईवे बनाया 2 घंटे में आते तो फ्लाइट बंद हो गई। और अब इस रोड पर अगर यह टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा तो प्रदूषण मुक्त, अगर लोग बैठकर उसमें 2 घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, तो लोगों का जीवन में सुखांक बढ़ेगा। तो घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी का विकास, रोजगार की निर्मित, औद्योगिक विकास, और उससे जो होगा, उससे सबसे बड़ी बात है कि लोगों को समाधान मिलेगा और समाज में एक संतुष्टि आएगी बिकॉज ऑफ गुड सर्विसेज। तो ये जो सुखांक है, ये एक एक क्षेत्र में ढूंढकर वो कैसे करना, यही तो आप काम करते हैं मेडिकल साइंस में, हेल्थ सर्विसेज में, यही करते हैं। और इसमें जो आखिरी मुद्दा है जिसमें आप लोग बहुत काम कर सकते हैं, हमारे से आदर्श कुमार जी यहाँ हैं, वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये बहुत गंभीर समस्या है। मैं दिल्ली बहुत कम आता हूँ, दिल से बताता हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती आने की। जब भी आता हूं तो इन्फेक्शन हो जाता है। मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार देता हूँ, और बुधवार को रात को जल्दीबाजी में सोचता हूँ 10 का विमान है क्या, 9 का है, जल्दी निकल जाता हूँ। बहुत पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। इकोलॉजी यानी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसलिए मेरे डिपार्टमेंट की ओर से मैं दिल्ली के आजू बाजू एनसीआर में 70,000 करोड़ के काम कर रहा हूं। 70,000 करोड़। दिल्ली का रिंग रोड बना, मैं जब मंत्री था गंगा का, गंगा को शुद्ध करने के लिए, यमुना को शुद्ध करने के लिए मैंने 6,000 करोड़ दिल्ली के स्टेट मिनिस्टर को दिए थे ताकि ये पानी शुद्ध हो। और इसलिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, रोड अच्छे बनने से नहीं होगा तो फ्यूल बदलनी चाहिए। मैं जब स्वयंसेवक था तो नागपुर में मैं सुदर्शन जी का बहुत प्रिय था, उनका देहांत हो गया। वो अक्सर कहते थे कि इस देश का किसान ये पेट्रोल डीजल का पर्याय दे सकता है, इस देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है। और वो जो बात कहते थे उसके ऊपर हमारे भी लोग विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं थे। दुर्भाग्य था। तो जब भोपाल में उनके मृत्यु के पूर्व मैं उनको मिलने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे कहा, नितिन एक बात याद रखना, इसको कभी छोड़ना नहीं। और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज मैं एक गाड़ी में आया हूँ, बाहर खड़ी है दरवाजे के, वो टोयोटो कंपनी की इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को पूरा करती है। और वो गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, नो पेट्रोल नो डीजल। और ये जो गाड़ी है ये प्रदूषण नहीं के बराबर करती है। और पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज की तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर आता है, 25 रुपए लीटर। अगर इस देश में पेट्रोल समाप्त हो गया और इथेनॉल शुरू हो गया तो किसानों की इकोनॉमी मजबूत होगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, अगर वो पैसा बचेगा तो देश की इकोनॉमी में जाएगा, किसानों के घर में। अभी हम मक्के से इथेनॉल बना रहे,
ब्रोकन राइस से बना रहे, शुगर के जूस से बना रहे, मोलाइसिस से बना रहे, अब इथेनॉल। अभी G20 में बायोफ्यूल का अलायंस हमने कर दिया। वी आर द लीडर। 2 दिन पहले आपने देखा होगा, 4 दिन पहले मैंने पूना में बजाज का वर्ल्ड का पहला CNG पर चलने वाला 2 व्हीलर लॉन्च किया। अब CNG जो होता है, ये जो परल ये जलाते आप, इसमें 300 प्लांट का काम चालू है, 40 पूरे हुए हैं। 5 टन ऑफ परल इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG। उसमें ट्रैक्टर चलती है, बस चलती है, मोटरसाइकिल चलती है। और ये जो मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की बजाज की, वो उसका खर्चा 1 रुपए पर किलोमीटर है। और अभी मेरे पास वो आने के पहले ही वो काइनेटिक लूना ने चल मेरी लूना गाड़ी थी ना, उसकी MD मालकिन आई थी, वो कह रही थी कि उसने जो इलेक्ट्रिक लूना अभी नहीं तैयार की, मैंने लॉन्च की, वो बोले 10 पैसे किलोमीटर, 10 पैसे किलोमीटर, प्रदूषण 0। और अभी 40 प्लांट चालू हुए हैं और उसमें से ट्रैक्टर को कन्वर्ट कर रहे, ट्रक को कन्वर्ट कर रहे, बसेस को कन्वर्ट कर रहे, किसान समृद्ध बन रहे हैं। और परली जलती नहीं, अभी परली खरीदे की जा रही है। और ये पानीपत में बहुत पीछे लगकर हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है इंडियन ऑयल का, जिसमें परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार हो रही है। और 150 टन बिटुमिन तैयार हो रहा है। हम 50 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट करते हैं, अब परली से बिटुमिन तैयार होगा। और इस देश में आने वाले दिनों में भारत विश्व का ऐसा देश होगा कि दुनिया के हवाई जहाज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इसलिए आएंगे कि हमारे किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन, एविएशन फ्यूल को सस्ते में लेकर अपने विमान में भरेंगे और वहां से जाएंगे, वो दिन दूर होंगे। जैसे नॉलेज टू वेल्थ है, वैसे वेस्ट टू वेल्थ है। मुझे दिल्ली की जानकारी कम है, गाजीपुर करके टेकड़ी है ना कचरे की, मैंने बड़े पीछे लगकर UR2 करके एक रोड बनाया और दिल्ली मुंबई हाईवे में 7 मीटर टेकड़ी का साइज कम हो गया और 80 लाख टन कचरा। ये UR2 ने, ये पानीपत से निकलकर आप दिल्ली की तरफ आते हैं तो राइट हैंड हमने एक रोड बनाया, वहां से एयरपोर्ट आने के लिए 1.5 घंटा लगता है। अब हमारे रोड का 2-3 महीने में इनॉग्रेशन हो जाएगा UR2 का, तो हम 20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। अब 1.5 घंटा का और 20 मिनट वो टनल बनी है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक आएगा और वहां से सीधा द्वारका मुंबई दिल्ली हाईवे को जाएगा और नीचे आएगा तो टनल, वो क्या है वहां मूर्ति कोई है, शिव मूर्ति, वहां से वो अंदर जाएगा और अंदर से एकदम T3 पे निकलेगा। वो हो गया काम पूरा। तो मुझे बताइए कि कहाँ 1.5 घंटा और कहाँ 20 मिनट। और अब परली जो आएगी उसका पूरा इथेनॉल बनेगा, बाम्बू से बनेगा। तो मैं भारत विकास परिषद को कहूंगा कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम आप जरूर करिए। मैं बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूं, मैं 75 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो मैं 11वीं में पढ़ता, वो संघ का स्वयंसेवक था। तो मैं उस समय वो इमरजेंसी के खिलाफ लग गया, साइकिल स्टेन मशीन में वो पॉम्पलेट निकालना और पहुंचाना, ये काम मेरे पास था। तो मेरा पूरा ध्यान इमरजेंसी के खिलाफ है, तो मेरा एजुकेशन करियर खराब और मुझे 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26 मिले। तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन को मुझे 50% के ऊपर इंजीनियरिंग में मिलती है। अब मुझे 9 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स, उसमें से 5 मुझे एग्रीकल्चर साइंस की मिली हुई है। पर अभी भी मैं डॉक्टर नितिन गडकरी लगाता नहीं हूँ। तो मुझे पूछोगे आप क्यों नहीं लगाते हैं? तो जो आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया वो डॉक्टर कैसे लगा? तो मैंने आपको कहना है वाटर कंजर्वेशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आप दिल्ली में मत जाइए। देखो आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान पानी समस्या है। और हमने जो काम शुरू किया, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में।
जैसे आप जब जवान होते हो तो नौकरी करते हुए बैंक में डिपॉजिट करते हो और रिटायर होने के बाद उस पैसे के ब्याज पर जीवन जीते हो, वैसे ही पानी को डिपॉजिट करना। और मैं आपको बताऊं इतना बड़ा काम हुआ, जिस बुल्ढाना जिला था जहाँ अजिंठा है मेरुल, वहां 19% इरिगेशन था, अब वहां 42% हुआ और फ्री ऑफ चार्ज हो गया। मैंने NHI से जो मिट्टी लगती है, एग्रीगेट लगता है, तो नदी नालों का खोलीकरण रुंदीकरण किया, तालाबों की मिट्टी निकाली, रोड में लाया, फुकट में काम करके दिया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला में 36 तालाब बना दिए, 350 एकड़ इरिगेशन था, 6000 एकड़ हो गया। परभणी के अनुसार पूरा काफी जगह फुकट में काम हुआ। तो एक तो हमें पानी को बचाना होगा। बाढ़ के कारण टेकिंग वाटर फ्रॉम वन बेसिन टू अनदर बेसिन, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, मैंने 49 प्रोजेक्ट्स रिवर कनेक्टिविटी के किए, जिससे बाढ़ आएगा ही नहीं। और अगर ये हमने ठीक प्रकार से कर पाएंगे और हमारा इरिगेशन अगर 60% के ऊपर जाएगा तो किसान आत्महत्या क्यों करेंगे? गांव गरीब मजदूर किसान का जल जमीन जंगल और जानवर पर आधारित एक विकास का नया मॉडल अगर हम सक्सेसफुल करेंगे तो लोग गांव छोड़कर दिल्ली मुंबई कलकत्ता क्यों आएंगे? तो स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ग्रामीण भारत का गांव गरीब मजदूर किसान का विचार करते हुए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए प्रदूषण मुक्त एक डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स के आधार पर उनका विकास का मॉडल कैसा होगा, शहर में से झोपड़पट्टी का निर्मूलन होकर गरीबों को मकान कैसे मिले, 24 घंटे पानी कैसे मिले। और ये जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, मुझे याद है आदर्श कुमार जी को पता होगा कि मैं 7 साल से हमारे शहर में टॉयलेट का पानी बेचता हूं। 7 साल हो गए। जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की तो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे। आज हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 300 करोड़ रुपए टॉयलेट का पानी बेच के मिलता है साल, 300 करोड़। और अभी ये मथुरा में हमने प्रोजेक्ट किया हाइब्रिड एन्युटी में। मथुरा का 80 MLD स्लज त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, उनको 40% भारत सरकार ने दिया, हमारे डिपार्टमेंट में 60% उन्होंने लाए और वो स्लज से शुद्ध पानी निकालते और इंडियन ऑयल की रिफाइनरी मथुरा को देते हैं। वो पहले यूपी सरकार को 25 करोड़ देते थे, अब 20 करोड़ दे रहे हैं और मथुरा का 1 रुपया न खर्चा करते हुए 80 MLD स्लज, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कचरे को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास, रबर सबका रिसाइकलिंग होता है और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे मीथेन निकालकर हाइड्रोजन बनता है। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है और गाड़ी का नाम है मिराई, जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर। और आने वाला युग हाइड्रोजन का है और अगर हम ये हाइड्रोजन हमारे कचरे से बनाएंगे, पानी से बनाएंगे, तो हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। हम भारत विकास परिषद है, हम हमारे देश को ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनाएंगे, ये हम बना सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिसके आधार पर हम देश को सामाजिक आर्थिक तस्वीर को बदल सकते हैं। We need to inspire and motivate the people of our country in a proper direction। और ये काम भारत विकास परिषद करती भी है और इसके साथ नए नए इस क्षेत्र में काम करेगी। आप लोगों को प्रेरणा देंगे तो विकसित भारत का सपना पूरा होगा। हम विश्व शक्ति बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे। हमारा जीवन तो अच्छा होगा ही, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स डोमेस्टिक हमारा सुधर जाएगा, सबको घर मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, प्रगति होगी, विकास होगा, जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में वैसा होगा। और दूसरी ओर जो उनके पास नहीं हमारे पास है, इतिहास, संस्कृति, विरासत, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, इन सबके विचारों को एक लेकर हम विश्व को दिशा देने की ताकत भी रखते हैं। एक तरफ तंत्रज्ञान विज्ञान का उपयोग करके आर्थिक विकास, नॉलेज एज ए पावर, उसका उपयोग, दूसरी तरफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके सस्टेनेबल विकास, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसका निर्माण करना, तीसरी ओर गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर करना और एक विश्व की महाशक्ति बनाकर विश्वगुरु हमारे देश को बनाना। हम अधिकारवादी और विस्तारवादी नहीं है। नेपाल और भूटान हमसे नहीं डरते,
या हमने उनकी जमीन हड़पने की कभी कोशिश नहीं करते। हम निश्चित रूप से पूरे विश्व का कल्याण हो, यही हमारे संस्कृति में कहते हैं। हमारा भी विकास होगा और विश्व का भी कल्याण होगा, और वो करने में हमारे देश को जो दिशा देनी है उसमें आप जैसे विकास परिषद का, भारत विकास परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इसलिए समाज के ऐसे क्षेत्रों को चुनकर उनको अगर प्रेरणा देकर, विजन देकर कुछ करने का एक मोटिवेशन हमारे द्वारा होगा, तो हम ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद हमारे ऊपर सर्वोपरि है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, यही हमारा उद्देश्य है। हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। हम निश्चित रूप से भारत विकास परिषद भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए हर क्षेत्र में हमें उस प्रकार के विकास का मॉडल तैयार करके हमको तेजी से आगे चलना है, और यही काम भारत विकास परिषद करती है। फाउंडेशन डे में आप यही संकल्प करके और गति से आगे काम करेंगे, और भगवान आपको इस काम में, भारत माता आपको आशीर्वाद देगी, आप यशस्वी होंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।